नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ चारों मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी नमस्कार आपको, विजय त्रिवेदी सर नमस्कार, अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं सर, बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ संजीव चौंगर साहब हैं सर, नमस्कार आपको भी और नमस्कार आप सभी को भी। और आज देखिए बड़ा दिन इस लिहाज से है कि आज दो जो चुनाव और बाकी हैं विधानसभा के इस साल होने वाले, उनकी घोषणा हो जाएगी। ठीक 3:30 बजे चुनाव आयोग महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों की तिथियों की घोषणा करने जा रहा है। और महाराष्ट्र हम बार बार कहते हैं सबसे बड़ा इनाम होता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, और उस इनाम के लिए सब अपनी पूरी जोड़ तोड़ कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर दोनों गठबंधनों के अंदर जबरदस्त बैठकों का सिलसिला जारी है। कुछ अपडेट पहले मैं आपको दे देता हूं। कल राहुल गांधी साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कांग्रेस की बैठक ली है और दूसरी तरफ बीजेपी की बैठक अमित शाह जी ने ली है। इसमें महाराष्ट्र के लीडर्स दोनों पार्टियों के शामिल थे और उसमें जो दोनों खेमों में बातचीत हुई मैं आपको बता देता हूं। बीजेपी ने लगभग अपना अलायंस में सीटें जो है उसको उसकी रूपरेखा तैयार कर ली है। 288 सीटें हैं महाराष्ट्र की विधानसभा में और भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 105 सीटें मिली थी, लेकिन चुनाव लड़ा था शिवसेना के साथ। शिवसेना अलग चली गई है, उसके बाद शिवसेना टूट चुकी है, ऐसी एनसीपी भी टूट चुकी है और तीन पार्टियां दोनों कोalition के अंदर हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार 160 से ज्यादा सीटें लड़ने जा रही है। जो जानकारी मिली है 70 सीटें एकनाथ शिंदे की पार्टी को ऑफर की गई हैं, 50 सीटें अजीत पवार की पार्टी को ऑफर की गई हैं। अब वो इसको स्वीकार करते हैं या नहीं, ये भी कुछ दिनों में पता चलेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में हरियाणा की हार के बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बड़े कॉशियस हैं और उन्होंने पहला सूत्र वाक्य जो अपनी पार्टी को दिया, नेताओं को दिया, कि बोले भाई सब एकजुट होकर के रहना। और एकजुट केवल पार्टी के नेता नहीं, गठबंधन के लोग भी एकजुट होकर के रहना। ये गठबंधन धर्म आपको निभाना है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरे गठबंधन के उम्मीदवार की टांग खींच को उसको नीचा करने में आप लोग जो है अपना नुकसान करा बैठे। और इसकी बहुत गुंजाइश है, क्योंकि जहां तक महाविकास आघाड़ी यानी उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस पार्टी का सवाल है, वहां झगड़ा सीएम के पद को लेकर के है। कौन होगा सीएम उम्मीदवार? उद्धव ठाकरे इस बात पर आमादा हैं, अड़े हुए हैं कि सीएम फेस घोषित करके ही चुनाव में जाया जाए। और कौन सीएम फेस होगा उनके अलावा, तो वो ये पूछ रहे हैं कि आपके पास कोई नाम हो तो आप बता दीजिए, वरना हमारी पार्टी की तरफ से तो उद्धव ठाकरे, उन्होंने 2 साल सरकार चलाई, वो ऑब्वियस चेहरा बनते हैं इस गठबंधन का। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी अब साफ कर दिया है कि हम किसी को भी प्रोजेक्ट नहीं करेंगे सीएम के तौर पर, और चुनाव के बाद जिसको जितनी सीटें मिलेंगी उसके आधार पर यह तय किया जाएगा कौन मुख्यमंत्री बने। और यहीं पर सबसे बड़े नुकसान की आशंका है। कहीं दूसरी पार्टी को नीचे करने के चक्कर में ये सारे दल एक दूसरे के उम्मीदवारों के कहीं नंबर कम तो नहीं कर देंगे। और आपने हरियाणा में ऐसा होते देखा है, कहा जा रहा था ना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोशिश ये थी कि भाई 50 के आसपास सीटें आ जाए कांग्रेस पार्टी की, इससे ज़्यादा ना आए। और बहुत सारे उम्मीदवार निर्दलीय खड़े किए गए। लोगों का आरोप है कि वो हुड्डा साहब ने खुद खड़े किए निर्दलीय आरोप कि भाई अपनी पार्टी का वोट काटो, अपनी पार्टी का कैंडिडेट हराओ और इंडिपेंडेंट जिताओ, बाद में ये इंडिपेंडेंट मेरे काम आएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का नंबर कम रहेगा तो मोल भाव की स्थिति में आला कमान नहीं रहेगा, डिक्टेट नहीं कर पाएगा आला कमान। तो ये ऐसा कुछ महाराष्ट्र में ना हो जाए। दूसरा अंतर हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में यह है कि वहां सीधे सीधे 2 पहलवानों की लड़ाई थी, बीजेपी और कांग्रेस। बाकियों को तो कुछ मिला नहीं वहां पर। और जहां जहां सीधी टक्कर होती है, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल का ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, जीतती है कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहता है, लेकिन महाराष्ट्र में स्थिति ऐसी नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर दोनों दलों के पास सहयोगी पार्टियां भी हैं और उनकी अपनी कमजोरियां और कुछ मजबूती भी है। जैसा मैं आपको बता रहा था, महाराष्ट्र में बीजेपी 150 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग में कैंडिडेट्स के नाम फाइनल हो रहे हैं। बीजेपी ने 90% सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। अजीत पवार को 40 से 45 सीटें जो हैं वो मिल सकती हैं। तो आइए एक अपडेट आपको सीधे मुंबई से दिलाते हैं। दिनेश मौर्य हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दोनों कैंप का आज चुनाव की घोषणा होने से पहले का ताजा अपडेट। दिनेश, देखिए तैयारी दोनों तरफ से हो चुकी है। आज संभवतः 2:30 बजे महायुति की तरफ से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जो है वो संभवतः जारी की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, शिवसेना, ठाकरे सेना और शरद पवार की पार्टी, उनके भी अपने उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के जो कार्यक्रम है वो आखिरी स्टेज पर है। और कल या परसों पहली लिस्ट जो है वो भी महाविकास आघाड़ी की आ सकती है। इसके अलावा महाविकास आघाड़ी की तरफ से ऑफिशियली कहा गया है कि अब भी सिर्फ 222 सीटें जो है उसको लेकर उनके बीच बातचीत हो चुकी है। बची हुई सीटों को लेकर अब भी उनकी चर्चा जारी है। 2 दिन कम से कम और लगेंगे तमाम सीटों के बंटवारे को फाइनल करने के लिए। 20 तारीख तक कांग्रेस पार्टी जो है उनका कहना है वो अपने तमाम उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर देगी, ऐसा दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि अभी भी सीट बंटवारे को लेकर
महाविकास आघाड़ी में सब कुछ सही नहीं है। बात मुख्यमंत्री पद को लेकर थी, वो ठाकरे सेना अब भी उसी पर अड़ी हुई है कि पहले नाम घोषित किया जाए। कुछ समय पहले ही हमारी नाना पटोले से बातचीत हुई है। नाना पटोले ने साफ कह दिया है कि जो भी चुनाव के बाद हमारा हाईकमांड तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और जो जिम्मेदारी देंगे हम उसको लेने के लिए तैयार है। तो साफ साफ है कि कांग्रेस के जो सर्वोच्च नेता है महाराष्ट्र में, वो अपनी जो इच्छा खुलकर बता रहे हैं। ठाकरे सेना अपनी भी बात रख रही है। एक और इंटरेस्टिंग चीज हमें यह भी पता चली है कि लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को एक तरफा मुस्लिम मतदाताओं का जो समर्थन मिला था, तो उस समय एक नाराजगी कह लीजिए या फिर एक नैरेटिव जो सेट किया गया था केंद्र सरकार के खिलाफ, वो जो नाराजगी थी, नैरेटिव थी, वो अब धीरे धीरे धूमिल हो रही है। और पिछले 2-3 महीनों में जिस तरह से नितेश राणे और बाबा रामगिरी के मुद्दे को भुनाने का प्रयास एमवीए की तरफ से एमआईएम की तरफ से किया गया था, उसका असर अब दिखाई दे रहा है। और इसको लेकर अब कांग्रेस काफी ज्यादा सतर्क हो गई है। जो उन्हें पहले लग रहा था कि एक तरफा मुस्लिम मतदाता उनका साथ फिर एक बार विधानसभा में देंगे, लेकिन ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को अब भी टिकट देने के लिए कांग्रेस या यूं कहे महाविकास आघाड़ी तैयार नहीं है। और इसी को सबसे बड़ा हथियार एमआईएम बना रही है और इसका खामियाजा जो है महाविकास आघाड़ी को भुगतना पड़ सकता है। और इसीलिए आखिरी लम्हों में अभी भी इस समय हम कांग्रेस ऑफिस में खड़े रणनीति बनाई जा रही है कि किसी भी तरह से अल्पसंख्यक समाज जो है उनको अपने साथ जोड़ा जाए, लेकिन नुमाइंदगी देने को लेकर अब तक सब कुछ सही नहीं है। जी, लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक तो बहुत सारे समीकरण बदल गए हैं। अब वो आरक्षण खत्म होने वाला कार्ड भी शायद उसकी भी एक्सपायरी डेट आ चुकी है। हरियाणा में तो दिखाई वो, और मुस्लिम वोट का तो आपने बता ही दिया कि इस बार समीकरण कैसे बैठने वाला। दिनेश, आपके पास लौटेंगे हम। एक बार जरा मेहमानों के पास हम चलें। देखिए, 2 बयानों की बड़ी चर्चा हो रही है इस चुनाव में। अभी आज की तिथियों के ऐलान से पहले एकनाथ शिंदे का बयान है। एकनाथ शिंदे ने कहा है दाढ़ी को हल्के में मत लेना, दाढ़ी ने तुम्हारी महाविकास आघाड़ी को गड्ढे में डाल दिया था। दूसरा, शरद पवार का स्टेटमेंट। शरद पवार साहब ये कह रहे हैं कि मैं 83 साल का हो जाऊं चाहे 93 साल का हो जाऊं, जब तक महाराष्ट्र को पटरी पे नहीं ले आऊंगा मैं डटा रहूंगा, मेरी उम्र पे मत जाना। त्रिपाठी जी। दरअसल डटे तो सब हैं, इतना डटे हुए हैं कि सत्ता से बाहर जाने के बावजूद अभी भ्रम नहीं टूटा है। महाराष्ट्र की राजनीति में मतलब इस तरह से कभी नहीं हुआ कि राजनीतिक दल ये कहें कि हम विकास विरोधी दिखेंगे। करना अलग बात है। एक दूसरे के कामों को रोकने का काम उद्धव ठाकरे की सरकार ने शुरू किया था, शरद पवार ने सवाल खड़े किए थे और फिर साजिश रचकर मेट्रो कारशेड को रोकने का काम किया, जो कोस्टल रोड है उसको रोकने का काम किया, टनल का काम धीमा हो गया और अभी अब वो कह रहे हैं कि हम आ गए तो मुंबई के धारावी का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी रोक देंगे। इसका मतलब समझिए कि जो मुंबई के बीचों बीच जो भी कोई हवाई अड्डे पर उतरता है या वहां से उड़ता है तो उसको सबसे पहला दृश्य उड़ते या उतरते मुंबई में, यानी मुंबई से उड़ेगा तो भी वही दिखेगा, उतरेगा तो भी वही दिखेगा, वो धारावी की झुग्गी झोपड़ी बस्ती दिखती है। बाहर आप निकलते हैं तो रेंगता हुआ ट्रैफिक दिखता है, हाईवे वाला छोड़ दीजिए। तो वो इस तरह की राजनीति हो रही वहां। और मैं बार बार ये कहता हूं, ठीक है आप कुछ भी करिए, आप एक दूसरे से लड़िए, मुंबई के लोगों से क्यों लड़ रहे हैं, स्थानीय लोगों से क्यों लड़ते हैं। लेकिन राजनीति जब वहां पहुंच जाती है, और उसका अगला पहलू यह है कि मुंबई में पिछले कुछ समय में जो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स हैं, और इधर 2-3 दिन मेरी मुंबई के लोगों से बात हुई तो कह रहे हैं बाबा सिद्दीकी की घटना को लॉरेंस बिश्नोई से जोड़कर तो सब काम ही खत्म हो जा रहा है। कैसे? जितना कुछ स्लम रिहेबिलिटेशन का मामला है, जितना प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स का मामला है, और जो पहले के सत्ता वाले थे उनका जो दबदबा धीरे धीरे कम हुआ है, उसका भी एक बड़ा प्रभाव कहा जा रहा है, बड़ी वजह कही जा रही है इस हत्या के पीछे। अरे ठीक, जाहिर है वो तय तो अंत में एजेंसी करेगी, लेकिन इतनी ढेर सारी चीजें चल रही हैं और ये सब जानते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव का केंद्र तो मुंबई ही रहेगा। और आप ये कह रहे हैं कि बाकी सारे मुद्दे समीकरण अपनी जगह पर, जातियों का गणित सारी पार्टियां बैठाएंगी, लेकिन एक ये जो सरकार, महाराष्ट्र में कोई जाति का गणित बचा नहीं बचा, मतलब जाति का गणित सेट हो गया है या होता ही नहीं है, वो तय है। उसमें भले कोई कहे कि थोड़ा मराठा इधर छिटक जाएगा, थोड़ा पिछड़ा इधर छिटक जाएगा, कोई बहुत कुछ छिटकने वाला नहीं, सबके पास तय है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में लड़ेगी तो जाहिर है लगभग आधी सीट पर लड़ेगी, 144 के आसपास, और उसमें से 100 से लेकर 125 तक उसका दावा है वो जीत सकती है। सबसे बड़ी पार्टी की बनेगी, इसमें कोई संदेह है ही नहीं, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं जो स्थितियां हैं। क्योंकि जो वोट बैंक की हम बात करते हैं, चाहे जातीय समीकरण की बात करें, बड़े केंद्रों की बात कर लें, मुंबई, पुणे, ठाणे
औरंगाबाद, नागपुर, इन सारी जगहों पर जो प्रवासी वाला जो है वो किसके साथ है वोट बैंक वो पता है। तो बहुत कुछ अब जिसको कहें कि बदलने के लिए नहीं है। मुश्किल बस ये है कि क्या अजीत पवार कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे, क्या ऐड करेंगे, क्या या काट देंगे। आपने 125 पर बीजेपी का दावा बता दिया तो फिर बचता ही क्या है? नहीं बचता है, बहुत कुछ बचता है। वो उतने में ही तो सारा खेल होना है। असली खेल तो वही है। इतना तो शिंदे साहब कर लेंगे। नहीं, कर लेना चाहिए। मेरा आज भी ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को अजीत पवार के साथ समझौता नहीं रखना चाहिए। ये मेरा मानना है। ये मैं बार बार कहता रहा हूं। हालांकि भाजपा के लोग जो मुझसे भी बातचीत में कहते हैं वो कहते हैं कि अजीत पवार विधानसभा चुनाव में काम करेंगे और पूर्ण बहुमत लेकर आएंगे। ठीक। सर, बहुत से लोग कह रहे हैं जैसे हरियाणा में जाट बनाम गैर जाट की राजनीति की थी, पॉलिटिक्स की थी बीजेपी ने, यहाँ पर मराठा बनाम गैर मराठा, ऐसा कुछ है क्या? पिछड़ा नहीं, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर इस तरह का चुनाव लड़ने के लिए जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जब अकेला चुनाव लड़ा था, 2000 में शिवसेना के साथ गठबंधन में नहीं थी। गठबंधन विधानसभा में नहीं हुआ था, लोकसभा चुनाव में हुआ था। विधानसभा भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों अलग अलग लड़े थे। 2014 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जिस तरीके से एक ओबीसी का अपना वोट बैंक तैयार किया है, भारतीय जनता पार्टी मानकर चलती रही है कि महाराष्ट्र के अंदर मराठा हमेशा से शरद पवार के साथ, कांग्रेस के साथ और शिवसेना के साथ रहे। तो उसके अगेंस्ट गोपीनाथ मुंडे ने जो ओबीसी वहां पे कम्युनिटी को तैयार किया था भारतीय जनता पार्टी के साथ, वह बड़ा आधार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहा और भारतीय जनता पार्टी ने उसी आधार को लेकर हमेशा से चुनाव लड़ती रही है। अब जब 2019 के बाद जो राजनीतिक परिस्थिति महाराष्ट्र के अंदर बनी कि शिवसेना टूट गई, शिवसेना फिर उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ और शरद पवार के साथ सरकार बना ली, फिर भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को तोड़ा और एकनाथ शिंदे के साथ बाद में अजित पवार उसमें जुड़ गए। तो जिस तरीके से वहां एक घालमेल, मतलब जो राजनीतिक दल कभी एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ने की कभी भी संभावना नहीं थी, वो एक साथ आकर सरकार बनाते हैं और अब सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन महाराष्ट्र में उसी हिसाब से हो रहा है। तो सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ हो या कांग्रेस के साथ गठबंधन के साथ हो, सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। क्योंकि अभी तक की महाराष्ट्र की राजनीति में यह बहुत तय था कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर लड़ती है तो आपस में कार्यकर्ताओं को पता था कि कौन सी सीट शिवसेना के पास जाएगी, कौन सी भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगी। अब जिस हिसाब से पार्टियां टूटी है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे बड़ी चुनौती है कि 164 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो 2019 में चुनाव लड़ी थी, उससे ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को लड़ना पड़ेगा। उसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी एक अपना व्यक्तिगत सर्वे करवाया था जमीनी स्तर पर 288 सीट पे, और जो भारतीय जनता पार्टी के पास फीडबैक आया है वो ये आया है कि भारतीय जनता पार्टी 175 ऐसी सीटें आई है जहां भारतीय जनता पार्टी को जनता चाहती कि यहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है। भारतीय जनता पार्टी सर्वे लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, लोकसभा चुनाव में भी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ी थी बीजेपी। नहीं, ये बात ठीक है, लड़ी थी, लेकिन वो परिणाम उनके फेवर में नहीं आए। आप देखिए, अगर लोकसभा की अगर बात करेंगे तो सिर्फ 17 सीटें जीती है। शरद पवार इन लोगों ने गठबंधन ने 30 सीटें जीती थी। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मेन पेज सीट शेयरिंग ही है। बिल्कुल, सीट शेयरिंग के अलावा यह भी होगा कि सीटें के अलावा जो सीट बटेगी वो सीटें चेंज भी हो सकती है। जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी उसमें से कुछ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ गए इसी मुद्दे पर। क्या अपडेट बीजेपी के कैंप से है देवेंद्र? सीट शेयरिंग को लेकर अभी बीजेपी की एक अहम मीटिंग भी हुई बताया जा रहा है महाराष्ट्र को लेकर। और सौरभ, उसमें लगभग सहमति बन चुकी है और एक इस तरह से आप ये कहें कि होमवर्क हो चुका है बीजेपी की तरफ से। और बीजेपी की सहमति की जब मैं बात कर रहा हूं तो प्रदेश बीजेपी के कोर ग्रुप के सभी लीडर्स, टॉप लीडरशिप दिल्ली में, इन सब के साथ बैठ के वो सहमति बन चुकी है और लगभग 160 के आसपास लगभग बीजेपी चुनाव लड़ेगी। उतनी सीटों पर अजीत पवार को लगभग 40 से 45 के आसपास दिया जाएगा। 40 से कम नहीं दिया जाएगा, हमें सोर्स ने ये बताया, और 45 से ज़्यादा नहीं, मतलब वो 40 ऑड्स आप कह सकते हैं कि उसके आसपास अजीत पवार को दिया जाएगा। 80 के अराउंड में शिंदे के पास रहेगा और कुछ सीटें रामदास अठावले के लिए भी दिया जाना। अठावले ये चाह रहे हैं कि वो अपने सिंबल पे ये चुनाव लड़े। अठावले को बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी बीजेपी मान रही है। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने अपना होमवर्क लगभग कर लिया और बीजेपी जिन सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है उनमें हमें सोर्सेज ने ये बताया कि तकरीबन 90% सीट तो ऐसी हैं जिस पर बीजेपी ने अपना कैंडिडेट भी फाइनल कर लिया। हालांकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल होनी है, यानी कि 16 तारीख को होनी है महाराष्ट्र के लिए, लेकिन उसके पहले कोर ग्रुप में लगभग 90% विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी को चुनाव लड़ना है। उस पर उम्मीदवारों के नाम को तय कर लिया गया और इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टी का जो अपना होमवर्क है वो कितने पहले से चल रहा था और किस प्रकार से चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही 90% सीटों पर अगर पार्टी अपना उम्मीदवार का नाम भी तय कर चुकी है तो आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र को लेकर टॉप लेवल पर किस प्रकार से संजीदगी बरती जा रही है।